So let us start with the local gauge transformation. So in global gauge transformation हमारे पास जो parameterization थी that was alpha. It was not dependent on the local variables just like x variable और जो space variables. ठीक है, तो local dependence नहीं थी, local information के ऊपर वो depend नहीं कर रहा था. That was why it was called global gauge transformation. अगर आपकी parameterization है just like जो आपके पास rotation of the coordinate system है जिसमें हम यूज कर रहे हैं पैरामीटर अल्फा, इफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द लोकल वेरिएबल जस्ट लाइक एक्स ऑफ व्यू, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन. ह्यूमन सिमेट्री किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को. सो ह्यूमन जो थ्योरी है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी दैट विल बी ग्लोबल गेज और लोकल गेज. तो अब हम बात कर रहे हैं लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. ठीक है, तो अल्फा इज नॉट अ कांस्टेंट. अल्फा हमारा यहाँ पे अंडर लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा इज नॉट ए कांस्टेंट, it is not a global constant. ठीक है, so in this case the field functions psi and psi bar don't transform in the same manner. तो हमारे पास क्या रहेगा? तो आपके पास जो फील्ड फंक्शंस हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे सेम मैनर के केस में. आपका जो साई है एंड कर्ल म्यू साई है, मतलब वेव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव विल नॉट ट्रांसफॉर्म इन द सेम मैनर. ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी. अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर ग्लोबल गेज हो जाती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो कोई भी गेज इनवेरिएंस है आपके पास किसी तरह की, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल ट्रांसफॉर्म इन द सेम मैनर. अदरवाइज आपके पास जो गेज है उन इनवेरिएंट नहीं रहेगी. तो जो आपके पास मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके पास जो वेव फंक्शन है एंड इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दे शुड ट्रांसफॉर्म इन द सेम मैनर, अदरवाइज द ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट बी इनवेरिएंट. ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. सो Lagrangian इज नॉट इनवेरिएंट अंडर लोकल गिवन गेज ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज अगर लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी तो आपके पास गेज इनवेरिएंट नहीं रहेगी. ठीक है जी, तो field function will not be invariant under transformation. So to make Lagrangian invariant under these transformation, we define another derivative called the covariant derivative. So rather than आपके पास वे सिंपल कर्ल म्यू ऑफ साई के डिफाइन करने के बजाय हम डी म्यू ऑफ साइन को यहाँ पे डिफाइन करने की बात करेंगे. तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव को कोवेरिएंट डेरिवेटिव में हम चेंज कर देंगे. सो वी विल बी शिफ्टिंग आवर डेरिवेटिव फॉर्म. ठीक है जी, सो डी म्यू ऑफ साई आपके पास कैसा आएगा? जो डेरिवेटिव है वेव फंक्शन का इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग. अगर आप वेव फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो साई बार आ जाएगा. इट शुड बी इक्वल टू ई रेज़ पर यूटा अल्फा इनटू डी म्यू ऑफ साई के बराबर होना चाहिए. तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस थिंग. तो आपके पास जो कर्ल म्यू सेम इन द सेम मैनर, तो आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव है जो प्रीवियसली जो अगर आपके पास ग्लोबल गेज थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इट शुड बी ट्रांसफॉर्मिंग इन द सेम मैनर. जैसे हमारे पास ईटा प्राइम है, अगर ईटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ईटा प्राइम आएगा एंड ईटा प्राइम शुड बी इक्वल टू ई रेज़ पर यूटा अल्फा इनटू ईटा. तो जैसे आपका वेव फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है सिमिलरली उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए जस्ट लाइक कर्ल म्यू ऑफ ईटा. देखो अगर हम कर्ल म्यू ईटा प्राइम में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास ईटा प्राइम वाला फैक्टर है इट शुड बी इक्वल टू ई रेज़ पर यूटा अल्फा इनटू कर्ल म्यू ऑफ ईटा के बराबर रहना चाहिए. तो इसी एनालॉजी के ऊपर जो आपका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो भी आपको कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए. सो कर्ल म्यू को डी म्यू के साथ आप रिप्लेस कर दीजिए, ईटा को आप साई के साथ रिप्लेस कर दीजिए. दैट विल बी द होल स्टोरी. एंड यहाँ पे लोकल गेज है तो अल्फा को हम अल्फा ऑफ एक्स म्यू लिखेंगे रादर देन अल्फा वेरिएबल बिकॉज इट इज नॉट ए कांस्टेंट हियर. सो कर्ल म्यू को डी म्यू में चेंज कर दिया एंड ईटा को साई में चेंज कर दिया. तो आपके पास जो पैरामीटराइजेशन है अगर आपकी जो Lagrangian है वो इनवेरिएंट रहेगा, गेज इनवेरिएंस एग्जिस्ट करेगी तो उस केस में आपके पास डेरिवेटिव जो है उसकी फॉर्म सेम रहेगी एज दैट ऑफ द वेव फंक्शन. तो डी म्यू साई आपका सेम तरह से बिहेव करेगा जैसा आपका साई बिहेव कर रहा है. तो पहले क्या था बेटा, ईटा एंड कर्ल म्यू ऑफ साई ये दोनों सेम तरह से बिहेव कर रहे थे. अब हमारे पास क्या है, साई एंड डी म्यू साई सेम तरह से बिहेव करना चाहिए. ठीक है जी, तुम्हारा वेव फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है. सो इट इज पॉसिबल इफ वी कंसीडर, आप इसको चेक भी कर सकते हैं बिकॉज जब आप इसको करेंगे मैंने आपको बताया है कि कर्ल म्यू ऑफ साई ये आपके पास अल्फा और समथिंग लाइक दैट, ये वाली चीज हमने डिस्कस कर रखी है. वो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा. चलिए तो हम इसको अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं कि डी म्यू को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा. तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव की फॉर्म हम यहाँ पे चूज कर ले हैं कि कर्ल म्यू प्लस अयोटा इनटू ई इनटू ए म्यू. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका चार्ज रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये आपका फील्ड रहेगा गेज फील्ड जिसको हम बोलते हैं. तो आपने यहाँ पे एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस की है दैट इज ए ऑफ म्यू. एक नई फील्ड आप इंट्रोड्यूस करते हैं सो दैट आपका डेरिवेटिव जो है सेम तरह से ट्रांसफॉर्म करे. तो इसको हम ऐसा चूज करके चलते हैं कि हमारा जो डेरिवेटिव है देखते हैं वो क्या करता है. तो डी म्यू ऑफ साई जो रहेगा
अल्टीमेटली इट विल गिव राइज टू a mu प्लस iota e into a mu of psi। ये आपके पास स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन हो जाएगी। तो फील्ड एंड जो पार्टिकल है गेज फील्ड है एंड उसकी जो आपका कंजुगेट फील्ड है दैट शुड बी ट्रांसफॉर्मिंग द सेम मैनर। तो आपके पास यहाँ पे आयोटा की जगह माइनस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास गेज फील्ड कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी कि आपका जो डेरिवेटिव है वो सेम प्रीवियस की तरह बिहेव करे, मतलब गेज इनवेरिएंट रह जाए। तो हम यहाँ पे चूज करते हैं कि ए म्यू को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। मेन चीज क्या है, डेरिवेटिव की फॉर्म में और कोवेरिएंट डेरिवेटिव की फॉर्म में क्या डिफरेंस है कि आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, दैट इज गेज फील्ड का डिफरेंस है। तो गेज फील्ड आप कैसे चूज करेंगे उस पर, उसके हिसाब से आपका जो डेरिवेटिव है ट्रांसफॉर्म होगा। तो मेन चीज है ए म्यू को आपने डिफाइन करना, तो ए म्यू को आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो ए म्यू प्राइम जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रॉपर्टीज कैसी रहेगी, दैट विल टर्न आउट टू बी ए म्यू माइनस 1 बाय e इनटू कर्ल म्यू ऑफ अल्फा द कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आएगा। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेज फील्ड ऐसे डिफाइन करते हैं तो हमारा जो लैग्रांजियन है वो इनवेरिएंट रहेगा, मतलब आपका वेव फंक्शन एंड जो आपका डेरिवेटिव है सेम तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे। तो अगर आपको ऐसे डिफाइन करना तो इसकी हम आने वाले टाइम में देखेंगे भी इसको कैसे, इसको ऐसे ही क्यों लिखा गया है, ऐसे क्यों बनाया जाता है। तो जो ई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सम नंबर है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहता है बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो एम्यू यहाँ पे ऑक्सिलरी फील्ड हो सकता है, गेज फील्ड हो सकता है, कोई भी। So in order to verify that d of mu leads to transformation of the wave function and its derivative in the same manner, we find delta psi and delta of d mu psi. If these both are of the same form, then we can say that the gauge field is invariant or d psi and d mu psi are transforming in the same manner. मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वेरिएशन चेक करेंगे एंड जो डेरिवेटिव है उसकी वेरिएशन चेक करेंगे। अगर वो सेम तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है वो इनवेरिएंट हो गया। तो या अगर गेज इनवेरिएंट हो जाता है तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एक क्वांटम नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से क्वांटम नंबर अवेलेबल रहेंगे या कौन सी सिमेट्री अवेलेबल रहेगी। तो हमें मोस्टली सिमेट्री वगैरह ढूंढनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने चूज क्या किया, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो साई प्राइम आ जाएगा। साई प्राइम कैसे आएगा, इट विल बी इक्वल टू साई प्लस आयोटा इनटू अल्फा। सिंस अल्फा इज डिपेंडेंट ऑन ए पैरामीटर एक्स ऑफ म्यू, इसको ऐसे से लिखा हुआ है। तो दिस इज द सेम थिंग, ई रेस्ट पर आयोटा अल्फा वाला फैक्टर हम यहाँ पे लिख के चलते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, सो डेल्टा अल्फा क्या रह जाएगा, इट विल बी गिवन बाय, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, साई प्राइम माइनस साई के कॉरेस्पॉन्डिंग इट विल टर्न आउट टू बी आयोटा अल्फा इनटू साई। इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा साई, इट विल बी रिटन एज आयोटा अल्फा इनटू साई के कॉरेस्पॉन्डिंग। इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा साई के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर लिखा हुआ है, दैट इज आयोटा अल्फा इनटू साई। तो जो अल्फा पैरामीटर है वो इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, इसको मैंने ऐसा यूज कर लिया। एंड मेरे पास क्या रहेगा, साई बार क्या है, यहाँ पे कंजुगेट वेव फंक्शन आ गया, दैट इज माइनस यूटा अल्फा इनटू साई बार, बिकॉज यूटा को माइनस यूटा में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास सिंपल टर्मिनोलॉजी होगी कि डेल्टा जो साई है वो ऐसे चेंज करेगा, डेल्टा साई बार का रिजल्ट क्या रहेगा। तो मेन बात आ जाती है इनके डेरिवेटिव्स, इनके डेरिवेटिव्स क्या कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी म्यू ऑफ साई कैसे ट्रांसफॉर्म होगा उसको हमने ढूंढना है। तो इट विल बी डी म्यू ऑफ साई, तो डेल्टा वेरिएशन जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को आप यहाँ पे एक्सपेंड कर दीजिए, कर्ल ऑफ म्यू प्लस आयोटा इनटू ई ऑफ ए म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं और यहाँ पे साई एज सच ही रहेगा। ठीक है जी, तो जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। डेरिवेटिव आएगा आपके पास यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये चीज है, इसको आपको दो पैरामीटर्स हैं, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग सेपरेट आउट कर लीजिए। तो कर्ल म्यू ऑफ साई के पास अब यहाँ पे आ जाएगा। एक पैरामीटर ये हो गया, आयोटा कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है यहाँ पे बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ए ऑफ म्यू इनटू साई के कॉरेस्पॉन्डिंग दो तरह के पैरामीटराइजेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पैरामीटर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो डेल्टा जो है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग किसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज कर रहा है, जो कर्ल ऑफ म्यू है ये तो आपका सेम तरह से बिहेव करेगा, इट विल बी लाइक दिस थिंग। दूसरी चीज है जो आपके पास फील्ड है, फील्ड कैसे ट्रांसफॉर्म होता है वो मेन चीज हो जाती है। तो आयोटा ई इनटू एसएच रह जाएगा। गेज फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेटिव अलग रहेगा एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग रहेगा। तो दैट विल बी ए थिंग। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप गेज फील्ड अलग अलग से एंड जो वेव फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से। तो ए इंटू बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलेगा। तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव सिंपल ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं
डेल्टा ऑफ साई की वैल्यू हमने यहाँ पे फीड आउट की हुई है, आयोटा अल्फा इंटू साई आपको पता है बेटा, प्लस आयोटा इंटू ई का आपका पता है। तो गेज फील्ड का जो वेरिएशन है वो भी आपको पता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने डिफाइन कर रखा है, दैट विल टर्न आउट टू बी -1/e कर्ल म्यू ऑफ अल्फा की कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला फैक्टर एस एच रहेगा, साई आपका एस एच आ गया, आयोटा इंटू ई एस एच आ गया, ए म्यू के कॉरस्पॉन्डिंग या फिर फैक्टर एस एच आ गए। तो आपके पास जो डेल्टा साई है दिस इज अगेन आयोटा अल्फा इंटू साई के बराबर, ई के साथ ई कैंसिल हो गए, सारे के सारे फैक्टर आप कैंसिल करके देख सकते हैं, बाकी सारे के सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास बचेगा आयोटा इंटू अल्फा कर्ल म्यू ऑफ साई एंड प्लस यहाँ पे आयोटा ई इंटू ए म्यू ऑफ साई आपके पास बचेगा। ये इज नथिंग बट, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा अल्फा बाहर निकाल लीजिए, कर्ल म्यू प्लस आयोटा ई इंटू ए म्यू इंटू साई, साई बाहर निकाल लीजिए, दिस इज नथिंग बट आयोटा अल्फा इंटू डी म्यू ऑफ साई, यू कैन राइट इट लाइक दिस, और यू कैन सिंपली से कि डेल्टा ऑफ the variation in the derivative of the wave function it will turn out to be iota alpha into d mu of psi, मतलब जैसे आपका वेव फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा था इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इन द सेम मैनर। तो अगर आपके पास d mu psi है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो देन इट विल टर्न आउट टू बी same terminology. Thus we find that psi and d mu psi transform in the same manner, both are बिहेविंग लाइक आइडेंटिकल। तो अगर आप अपने गेज फील्ड को सेम तरह से ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऐसी सेटिस्फाई होंगी कि आपके पास गेज फील्ड जो है इनवेरिएंट रह जाएगा और आपके पास सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। सो साई बार भी एंड डी म्यू साई बार भी आपके पास सिमिलर तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको आप सॉल्व आउट करके देख सकते हैं। So finally, by introducing a gauge field A of mu, then we can have Lagrangian can be made gauge invariant। तो जो मेन चीज है यहाँ पे, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हमारे पास कोई भी गेज फील्ड है, गेज फील्ड अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आर्बिट्रेरली मैंने कोई गेज फील्ड चूज करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे क्या हो रहा है, लेग्रांजियन जो है उसकी जो गेज है वो इन्वेरिएंट रह रही है, मतलब जो मैं पोटेंशियल यहाँ पे इंडिपेंडेंटली चूज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं जो मर्जी करूँ। तो अल्टीमेटली आपके पास सिमेट्री एग्जिस्ट करनी स्टार्ट हो जाती है, तो लेग्रांजियन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे इनवेरिएंट हो जाएगी, तो आपके पास सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। तो उसकी जो मॉडिफाइड लेग्रांजियन कैसे बन जाता है बेटा, आपको ये चीज एग्जाम में पूछी जाएगी कि मॉडिफाइड लेग्रांजियन क्या रहेगा, 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 4 नंबर में, 6 नंबर में, 12 नंबर में, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको इसको अपने मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो लेग्रांजियन जो है, लेग्रांजियन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो डेरिवेटिव है उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहले लेग्रांजियन क्या था, आयोटा इंटू साई बार गामा म्यू इंटू कर्ल म्यू होता था पहले, अब डी म्यू लिखा जाएगा, बाकी सारे का सारा पार्ट आपका सेम ही रहेगा एज दैट इज प्रीवियसली डिस्कस्ड। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, कर्ल म्यू को डी म्यू के साथ आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो लेग्रांजियन डायरेक्ट फील्ड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड इक्वेशन है आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, लेग्रांजियन डेंसिटी इक्वेशन को मॉडिफाइडली लिखना पड़ेगा अगर आपने लोकल गेज की बात करनी है। ठीक है, सो दिस लेग्रांजियन इज इनवेरिएंट अंडर लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर आपके पास लेग्रांजियन को अगर आप चेंज करने की बात करते हैं, लेग्रांजियन चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज जस्टिफाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे डी म्यू की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे फीड आउट कर दी है, उसको आप ओपन अप करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जो प्रीवियस लेग्रांजियन है, जो ओल्ड लेग्रांजियन है, उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एडिशनल टर्म, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस गेज फील्ड कि हमारे पास लेग्रांजियन जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है, मतलब चेंज कर जाता है। दिस टर्म इज सिमिलर टू द मिनिमल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन टर्म एंड शोज फोटोन्स इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन को यहाँ पे दर्शाया जाता है। इट टेल्स अस दैट हाउ 4 वेक्टर पोटेंशियल इज कपल्ड टू द 4 करंट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम 4 वेक्टर करंट की बात यहाँ पे फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन, करंट के इंटरेक्शन को यहाँ पे दर्शा सकते हैं, वो भी हमें देखेंगे कैसे होता है। तो गेज फिजिकल, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, गेज फील्ड हम क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को मीडिएट कौन करता है बेटा, फोटोन। एंड फोटोन कहां से आएगा,
वो फोटोन किसी गेज फील्ड को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, वो वहां से आएगा, दैट इज कॉल्ड अ फोटोन फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो फोटोन फील्ड की वजह से अराइज होती है जब हम गेज सिमेट्री को ब्रेक करते हैं। अगर हमारी सिमेट्री ग्लोबल है तो कोई भी गेज फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कोई भी मीडिएटर नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही हम सिमेट्री को ब्रेक करते हैं, ग्लोबल से लोकल में लेके आते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास एक फोटोन फील्ड राइज हो जाती है, दैट इज आर्बिट्रेरीली फील्ड दैट हैज बीन चूजन, उसको हम फोटोन फील्ड का नाम देते हैं, एंड जो हमारे लिए यहाँ पे मीडिएटर का काम करेगी, गेज फील्ड बोलते हैं। सो वी मस्ट इंट्रोड्यूस अ टर्म रिप्रेजेंटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो इसको फिजिकली इंटरप्रेट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा, गेज फील्ड का तो हमने बता दिया, फील्ड क्या है, पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, लेकिन फोटोन की काइनेटिक एनर्जी भी हमें बतानी पड़ेगी। तो गेज फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए हमें एक नई टर्म ऐड अप करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी टर्म, एंड इट हैज बीन very well known to you since you have discussed classical electrodynamics in the previous semester। तो इसको हम बोलते हैं -1/4 f mu nu into f mu nu। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर होता है उसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये टर्म लिखी हुई है दैट इज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज गिवन एज द एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको लिखा जाता है। एंड जो एफ म्यू न्यू यहाँ पे फील्ड टेंसर जो है बेटा, इसको कर्ल म्यू ए न्यू माइनस कर्ल म्यू ए म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा यहाँ पे डिनोट किया जाता है। मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा बिकॉज ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो addition of this term does not spoil the invariance of the Lagrangian under local gauge transformation। तो अगर आप इस टर्म को Lagrangian में ऐड अप भी कर देते हैं तो कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, Lagrangian की इन्वेरियंस कोई चेंज नहीं होगी। तो मतलब Lagrangian जो है हमेशा ही इन्वेरिएंट रहेगा अगर आप इसमें ये वाली टर्म ऐड अप कर देंगे। तो ये वाली टर्म ऐड अप करने के बाद Lagrangian ऐसा दिखेगा आपको अल्टीमेटली। सो फ्रॉम दिस Lagrangian देयर इज नो टर्म प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे एक चीज आप चेक कर सकते हैं कि देयर इज नो टर्म प्रोपोर्शनल टू ए म्यू एंड ए म्यू। तो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो आपके ऐसी कॉरेस्पॉन्ड कर रही हो। यहाँ पे पार्टिकल का मास, यहाँ पे एक फील्ड वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग साई बार एंड साई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी गेज फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है उसका जो फोटोन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साई बार एंड साई की मतलब साई स्टार साई वाली कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं आ रही है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गेज फील्ड। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, फोटोन का मास 0 हो जाएगा। मतलब फील्ड हैज कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए 0 मास पार्टिकल, मतलब जो गेज फील्ड है उसका जो मीडिएटर रहेगा, जो उसका पार्टिकल है उसका जो मास रहेगा दैट विल टर्न out to be 0। In case we identify the gauge field with the photon field, it implies that photon has got 0 mass। तो photon जो रहेगा वो mass less रहेगा यहाँ पे। This is an important consequence of U1 local gauge transformation। This leads to electromagnetic interaction and also explains why the intermediate particle in this case is massless। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, ये आपको बताती है कि आपके पास फोटोन जो है वो massless क्यों होता है। Why mass of the photon is 0। तो आपके बिकॉज जो आपके पास लोकल गेज है, लोकल गेज का जो Lagrangian रहेगा इट विल नॉट बी इनवेरिएंट अंडर लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो ये अगर आपके पास गेज फील्ड का अगर आप मास गेज पार्टिकल या फील्ड पार्टिकल का अगर मास एडप करेंगे तो वो वाली टर्म अगर आप एडप करने की कोशिश भी करेंगे तो आपकी जो Lagrangian डेंसिटी है वो इनवेरिएंट नहीं रहेगी। इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ह्यूमन लोकल गेज इनवेरिएंस वी फाइंड दैट द फील्ड शुड बी massless। दिस इंप्लाइज दैट ए म्यू शुड हैव इनफाइनाइट रेंज। अगर आपका फील्ड पार्टिकल मासलेस हो जाता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो गेज फील्ड रहेगी उसकी जो रेंज रहेगी इट शुड टर्न आउट टू बी इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसको हम बोलते हैं U1 थ्योरी। यहाँ से हमारे पास गेज फील्ड की इंटरेक्शन और उसके मास की बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। सो स्टडी आपके लिए होमवर्क है बेटा, शो दैट द Lagrangian इज इनवेरिएंट अंडर लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चीज आपने शो करनी है कि आपका Lagrangian जो है वो इनवेरिएंट रहता है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टर्म, लेकिन वही Lagrangian जब आप मास टर्म इसमें एड अप करेंगे वही Lagrangian आपका क्या रहेगा, नॉन इनवेरिएंट नहीं रहेगा जब आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें कोई भी मास टर्म ऐड अप करने की बात करेंगे। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, बाकी सारा Lagrangian इनवेरिएंट था, आपने सिर्फ एक नई टर्म को चेक करना है दैट इज 1/4 f mu nu into f mu nu। तो आपके पास कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट डेरिवेटिव हो जाएंगे एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास फंक्शन हो जाएंगे एंड उसको सॉल्व करके देख लेना अपने पास कि आपका जो फील्ड फंक्शन है अगर आप ट्रांसफॉर्म भी करेंगे जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर है ट्रांसफॉर्म करने की बात करेंगे तो अगर आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन सेम आएगा तो आपका जो रिजल्ट है वो वेरी नहीं करेगा। तो देयरफॉर Lagrangian is invariant under local gauge transformation after the introduction of
काइनेटिक एनर्जी टर्म। लेकिन जैसे ही इसमें मास टर्म आप डालने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली ये लैग्रेंजियन इनवेरिएंट नहीं रहेगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है बेटा, इसको चेक करके देख लेना। सो दिस लैग्रेंजियन इज नॉट इनवेरिएंट बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आपके पास यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी, ये आपको एग्जाम में आएगा। व्हाइल गेज फील्ड इज नॉट वेरिएंट विद रिगार्ड टू मास टर्म, और प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड टेंसर जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो लैग्रेंजियन है वेरिएंट रहता है। तो ये सारे के सारी जो फंडे हैं वो आपको एग्जाम में आ जाएंगे, 6 मार्क्स की फॉर्म में आ जाएंगे या फिर 12 मार्क्स की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाले रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो बाकी जो पार्ट है बेटा उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि आपके पास कैसे कैसे जनरलाइजेशन होके ग्लोबल गेज सिमेट्री जो है उसके सिमेट्री ब्रेकिंग, लोकल गेज सिमेट्री ब्रेकिंग, यंग्स मिल फील्ड वो कैसे आएंगे, पार्टिकल का मास कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे आएगा, वो सारे का सारा पार्ट हम बेटा नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बेटा आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।